Usually in life sciences and natural sciences experiments we use chi-square, analysis of variance, regression, correlation, t-test. So one by one we will discuss all of them and we can practice with our SPSS software as well. कल लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि वेरिएबल्स जो है अगर हम थोड़ा सा उसको रिकैप कीजिए कल के, तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि वेरिएबल्स एसपीएसएस पे किस तरह अपलोड किए जाते हैं और उसकी नेचर क्या होती है। तो वो आप समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स बेसिकली कैटेगोरिकल यानी क्वालिटेटिव होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव की नेचर स्केल मेजरिंग स्केल में दो तरह से है, एक ऑर्डिनल है और दूसरी नॉमिनल है, जबकि क्वांटिटेटिव की भी मेजर स्केल में दो तरह से है, एक इंटरवल में है दूसरी रेशो में। अगर एसपीएसएस में कंटीन्यूअस वेरिएबल भी कंसीडर किया जाता है, दैट्स व्हाई वो स्केल मेजरमेंट वैल्यू भी लेता है। गुड। तो कल हमने डिफरेंट वेरिएबल्स अपलोड किए थे लाइक एज, ब्लड ग्रुप, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर। तो इस तरह के वेरिएबल्स एंटर करने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको स्प्रेडशीट पे वर्किंग करना है। एसपीएसएस की स्प्रेडशीट तीन तरह की होती हैं। एक ये इसे डाटा स्प्रेडशीट कहते हैं, इसमें दो तरह की व्यूज हैं, एक डाटा व्यू है, दूसरा वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आपने वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज और उसकी तमाम एट्रीब्यूट्स सॉफ्टवेयर को बताने हैं। तो इसलिए वेरिएबल व्यू में इम्पोर्टेंट जो डिस्कस किया हमने, वेरिएबल का नाम, उसका टाइप, लेबल, वैल्यूज और मेजरिंग स्केल। और यहाँ पर याद रहे कि एसपीएसएस का जो वर्किंग फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सेल शीट की स्प्रेडशीट, यानी इसके रोज में, यानी अगर हम डाटा व्यू में जाएं तो रोज में ये जैसे 1 या 2 या 3 ये केसेस कहलाते हैं, और कॉलम्स में लाइक दिस वन, दिस येलो से जा रहे हैं, दीज आर वेरिएबल्स। अब अगर हम इसे स्टैटिस्टिकली कहें, स्टैटिस्टिकली इसको टर्म देते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी टेबल। कॉन्टिजेंसी टेबल स्पेसिफिकली टर्म यूज होती है स्पेशली व्हेन वी यूज क्वालिटेटिव डाटा। जब हम क्वालिटेटिव डाटा की एनालिसिस करते हैं लाइक chi-square के, तो हम कॉन्टिजेंसी टेबल की बात करते हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल में क्या है, उसमें भी रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। पावर पॉइंट की तरफ आते हैं तो लेवल ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कल हमने पढ़े थे, कंटीन्यूअस वेरिएबल या स्टार्ट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई वेरिएबल, और क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो तरह के हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। और क्वालिटेटिव वेरिएबल इसे हम कैटेगोरिकल, रैंक वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कैटेगरीज या रैंक्स देते हैं। बेसिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट ओवरव्यू लाइक t-test, chi-square, correlation, एनोवा, ये हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन द सैंपल शीट डाटा शीट एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ओके, सो लेट्स गो हियर। अब आप मुझे वन बाय वन बताते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईडीज हैं तो आईडीज आर अ काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज दिस? इट कैन बी, अभी आप लोग जो है इसको क्वालिटेटिव में भी ले रहे थे, इसको नॉमिनल आप लिख रहे थे, बट आई रादर सजेस्ट कि ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसको आप स्केल वैल्यू से ही डिटरमाइन करें। ठीक है, चाहे इसका जाहिर है कोई उससे एनालिसिस से कोई सा सरोकार नहीं है। एनालिसिस में ये सिर्फ एज ए केस आएगा, किसी किस्म की कैलकुलेशन में इसका हिस्सा नहीं। एज, नेक्स्ट इज एज। एज भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जेंडर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, वेट एक क्वांटिटेटिव। Likewise, all these
all these variables can be factorized by yourself. अब सिंपली आपने जो याद रखना है वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस्म के वेरिएबल्स पे कैसा टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा के साथ डील कर रहे हैं तो कौन से टेस्ट लगाएंगे? chi-square। और क्वांटिटेटिव में हम कौन से लगाएंगे? रिग्रेशन, एनोवा, कोरिलेशन। और जब हमने मीन्स कंपेयर करने हैं, दो पॉपुलेशन के मीन्स अगर कंपेयर करने हैं तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? टी टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? टी टेस्ट। जब हमने दो पॉपुलेशन के मीन कंपेयर करने हैं तो हम टी टेस्ट करेंगे। और जब हम तीन पॉपुलेशन या मोर देन 3 पॉपुलेशन की मीन कंपेयर करेंगे तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? एफ टेस्ट। एनोवा तो है, एनोवा के अंदर जो टेस्ट लगेगा वो लगेगा एफ टेस्ट। एफ टेस्ट कौन सा टेस्ट लगेगा? एफ टेस्ट। ये याद रखिए। अच्छा, दो मीन्स जो है कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट के अलावा हम जी टेस्ट भी यूज करते हैं। एक और अल्टरनेटिव है तो जेड टेस्ट के टी टेस्ट, बट बेसिकली वी यूज टी टेस्ट। अब लेट्स टॉक अबाउट chi-square अगेन। अब chi-square जो है क्वालिटेटिव डेटा से डील करता है, इसको हम यूजुअली वन टेल टेस्ट करते हैं। क्या कहते हैं? वन टेल। अब ये टू टेल या वन टेल का कॉन्सेप्ट ये है, बोले नहीं सकता। वन टेल या टू टेल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम डेटा को नॉर्मलाइजेशन कर्व में देखें, कर्व डेटा तमाम टेस्ट जो है इनकी असम्पशंस होती है, यानी इनको अप्लाई करने की खास कंडीशन होती है, ये कहते हैं असम्पशंस। ये जो कर्व है, ये कर्व एक्चुअली शो करती है नॉर्मलाइजेशन, रेंडमाइजेशन। This curve shows that the data which is collected from the population is normally distributed and randomly assigned to each samples. This curve shows that randomization has been done. So this is the first condition to apply all the tests. तमाम टेस्ट को अप्लाई करने के लिए पहली जो assumption, पहली जो शर्त है वो ये है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सैंपल्स जो है वो रेंडमली असाइंड हो, उसमें किसी किस्म का बायस ना हो, कोई इंक्लिनेशन, कोई एरर ना हो। अब इसकी ये जो हाइट होती है, अच्छा, और नॉर्मली जो मीन जो है वो यहाँ पे डेटा का जो मीन है वो नॉर्मली दरमियान में, यानी शोज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी वो दरमियान में आमतौर पे, और उस मीन से कुछ वैल्यूज राइट साइड पर, कुछ वैल्यूज लेफ्ट साइड पर, यानी कुछ वैल्यूज पॉजिटिव साइड पर बढ़ी हुई है, कुछ नेगेटिव साइड पर। तो ऐसे जो टेस्ट अप्लाई होते हैं जिनमें दोनों साइड्स की कैलकुलेशंस को लिया जाता है, उन्हें कहते हैं टू टेल टेस्ट। और ऐसे टेस्ट जिनमें हम सिर्फ राइट साइड की कैलकुलेशंस को लेते हैं, इन्हें कहते हैं वन टेल टेस्ट। तो chi-square इज ए वन टेल टेस्ट, ठीक है। और क्या है chi-square? समेशन ऑफ O minus E square upon E. Observed frequencies minus expected frequencies divided by expected frequencies. अब इसके मैंने आपको कल 3 जो है वो डिफरेंट वो बताए थे, टाइप्स बताए थे। There are 3 types of chi-squares generally applied. कौन से हैं? Good test of fit model, test of independence, test of homogeneity, test of homogeneity और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों क्या है? ये समझ लो बहन नहीं है, एक ही चीज़ है, सिर्फ कीवर्ड्स का फर्क इसलिए है कि इसके जो हाइपोथेसिस सेट होगा उसमें इसके नल हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट का लफ्ज आएगा, इसके नल हाइपोथेसिस में होमोजेनिटी का लफ्ज आएगा, और इसके अल्टरनेटिव में इंडिपेंडेंट आएगा, और इसके अल्टरनेटिव में हेटेरोजीनियस आएगा, ठीक है। जबकि गुड ऑफ फिटनेस क्या है? गुड ऑफ फिटनेस ये है कि इसमें आपने सिंपली एक रिग्रेशन लाइन लगानी होती है जिसको हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट मॉडल, लीनियर मॉडल। इसका फॉर्मूला होता है y प्राइम = a + b xi, यानी ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो कि लीनियर मॉडल आमतौर पर यूज करते हैं। ये जो लाइन है ये एक्चुअली शो कर रही है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। किसे शो कर रही है? ई वैल्यूज।
यहाँ पर x वेरिएबल या y वेरिएबल या सर्टेन ऑब्जर्व वैल्यूज है जिन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यूज. So the definition of goodness of fit is that how best the expected frequency is fitted with the observed frequencies. How best the expected frequencies fitted with the observed frequencies. That can be calculated by slope and curve. यानी ये slope है, ये curve है, और xi जो है ये क्या है, ये हम किसी भी unknown x को मालूम कर सकते हैं. For example, regression line का एक फायदा ये होता है कि ये हमें प्रेडिक्शंस भी दे देता है. प्रेडिक्शन यानी आपके पास एक अवेलेबल डाटा है, आपके पास फॉर एग्जांपल सेल का डाटा है, किसी कंपनी का सेल का डाटा है 2020 से लेके 2024 तक का, 4 साल का आपके पास किसी कंपनी का सेल का डाटा है, और उसका आपसे जो है वो डिमांड ये है उस कंपनी की कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगले 2 सालों में या अगले 3 सालों में हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करेगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स. तो आप क्या करेंगे, आप रिग्रेशन लाइन लगाएंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाएंगे और एक उसकी सेल को कैलकुलेट करेंगे. तो एक्सपेक्टेड अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही होगी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 2026 में इसकी सेल इस जगह पर होगी. ठीक है, बट देयर आर सर्टेन अनफोर्सीन फैक्टर्स जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट नहीं की जा सकती. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड की सिचुएशन में लॉकडाउन हो गया तो एकदम सेटबैक हो गया, सारी बड़ी बड़ी जो प्रोग्रेसिव प्रोलिफिक कंपनीज थी उनकी सेल डाउन हो गई. तो अनफोर्सीन फैक्टर्स आर देयर. बट एक हम टर्म यूज करते हैं सेटेरिस पैरेपस. क्या टर्म यूज करते हैं? सेटेरिस पैरेपस. सेटेरिस पैरेपस का मतलब है कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट. क्या? सेटेरिस पैरेपस, कीपिंग all the factors constant. यानी all the factors constant. Ceteris paribus we can calculate y as a plus b xi. But यहाँ पर फिलहाल ठहर जाते हैं. अब एक जनरल काई स्क्वायर का एक जो जनरल मेथड है, ये तमाम जितने भी हमने स्टेप्स यूज किए इनका मेथड को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फिर जो है उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होगी. जब तक आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी आप उसकी इन्फ्लुएंसेस नहीं निकाल सकते. स्टेप 1 हमेशा स्टेप 1 किसी भी टेस्ट का पहला स्टेप कैलकुलेशन का वो है सेटिंग द हाइपोथेसिस. पहला स्टेप क्या है? सेटिंग द हाइपोथेसिस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, स्टेप 2, डिटरमिन अल्फा एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दो बातें, डिटरमिन अल्फा एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज सेकंड स्टेप. When we are applying certain tests like chi-square, ANOVA, regression, t-test, z-test, we have to exercise 5 steps. Those 5 steps, step number 1, setting the hypothesis. In hypothesis, we have to set null hypothesis and alternative hypothesis. In second step, we have to determine alpha level. Alpha level. Alpha level, what is alpha level? Alpha क्या चीज़ है? Alpha actually a p-value. अल्फा एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है एट विच वी कैन डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ नल हाइपोथेसिस. यानी इस प्रोबेबिलिटी के लेवल पर हम इसकी किस्मत का फैसला करते हैं. अल्फा इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी लेवल, अ वैल्यू, अ गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एट विच वी कैन डिसाइड द फेट ऑफ द नल हाइपोथेसिस. आइदर इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. यानी हमें अल्फा ऐसा सेट करना है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो और हम ये बता सके कि नल हाइपोथेसिस के बारे में हमने क्या फैसला करना है, क्या इसे कबूल करना है या इसे रद्द करना है. अगर इसे कबूल करेंगे तो इसकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो हम मान लेंगे, और अगर इसको रद्द करेंगे तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट देंगे जो कि इसका मुतजाद होगी वो हमें माननी पड़ेगी. अब अल्फा को थोड़ा सा और फर्दर समझ ले कि गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अल्फा इज कॉल्ड 0.05. Gold standard of alpha is 0.05. 0.05 और
5%। अगर हम इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी बात करें तो 0.05। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है मैंने कल बताई थी। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? नहीं, -1 से लेकर +1 को होगी रिग्रेशन या कोरिलेशन की। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी 0 to 1। क्या होगी? 0 to 1। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का वकूअ पजीर होना, उसका चांस ऑफ लाइकली ऑफ एनी इवेंट टेक्स प्लेस। यानी इस बात का क्या इम्कान है कि अगले 2 मिनट में कोयटा में बारिश हो रही है, इस बात का क्या इम्कान है कि कल पाकिस्तान में किसी जगह पे बारिश होगी कल में, या इस बात का क्या इम्कान है कि वर्ल्ड कप 2022 जो कौन सी टीम जीतेगी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी टेस्ट को असर्टेन करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी की जो अल्फा लेवल है वो आमतौर पे 0.05 ली जाती है। 0.05 का मतलब ये है कि अगर 1% देखें या परसेंट में से देखें तो जस्ट 5% है। 5% मीन्स दैट आउट ऑफ 1 to 100%, 5% होगा। इट मीन्स दैट बहुत ही कम चांस होना किसी बात का, किसी इवेंट का बहुत ही कम होना, मगर वो फिर भी बार बार वो वकूअ पजीर हो रहा है। इट मीन्स के उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब उसको फर्दर समझाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कस करता हूँ। एक कॉइन है, कॉइन। अब कॉइन के 2 इवेंट्स है ना, एक हेड है और एक टेल है। कॉइन के 2 इवेंट्स है, एक हेड और एक टेल, और उसका वो जो यानी कॉइन का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला। अब कॉइन को अगर आप टॉस करें तो वो ऐसे हेड पे गिरेगा या यूं ऐसे सीधा नहीं गिरेगा। क्या ऐसी जगह पे जो कि हार्ड हो, अगर वो रेत वाली जगह हो, कोई सेंटरलेस परमिस इफ वी टॉस अ कॉइन द इवेंट ऑफ हेड इज, इफ इन केस अगर एक दफा हम इसको फ्लिप करें तो 50% इसका चांस है, 50% इसका चांस है, या फिर 0.5 इसका चांस है, या 0.5 इसका चांस है। अगर एक बार तो आप टॉस करें, क्या ऐसे ही है ना, अगर कॉइन को आप एक बार टॉस करें तो क्या ख्याल है कितना चांस है हेड के आने का? प्रोबेबिलिटी के एतबार से 50% चांस है, और टेल के आने का कितना चांस है? 50%। और प्रोबेबिलिटी की रेंज से 50% को आप कन्वर्ट कर ले, यानी 1 is divided by 2 इवेंट्स की वजह से तो 0.5 आ जाएगा ना, 0.5 एक मतलब। अब एक हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि कॉइन इज नॉर्मल और दूसरा कॉइन इज ट्रिकी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसे कॉइन के बारे में हम बता रहे हैं कि जिसके बारे में आप जानते नहीं है कि वो उसके दोनों साइड पे हेड है या टेल है, या एक हेड है या टेल है, एक अननोन कॉइन है आपके सामने। तो एज ए रिसर्चर किसी भी अननोन इवेंट को डिटरमिन करने के लिए आपको हाइपोथेसिस सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप अभी ज़ाहिर जब हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो ज़्यादा हाइपोथेसिस ये होगा कि कॉइन जो है वो क्या है? नॉर्मल कॉइन मीन्स दैट इट हैज हेड इन वन साइड एंड टेल ऑन अनदर साइड। और ट्रिकी का क्या मतलब होगा? ट्रिकी का मतलब ये हो सकता है कि हेड ऑन बोथ साइड और टेल ऑन बोथ साइड। ट्रिकी का ये मतलब हो सकता है। तो बीइंग रिसर्चर वी हैव टू हैव अ डेटा, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा सो दैट वी कैन डिसाइड द फेट ऑफ दिस नल हाइपोथेसिस। हमें डेटा चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ही हम इसकी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? फ्लिपिंग द कॉइन। तो आप कॉइन को फ्लिप कीजिए, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल एक दफा टॉस किया, आपके पास हेड आ, तो अब आपके पास हेड 0.5% चांस था, और अल्फा आपको मैंने बता दिया है वो कितना है, गोल्ड स्टैंडर्ड अल्फा कितना है? 0.05। तो 0.05 और 0.5 में तकरीबन 45% का फासला है, ऐसा ही है ना, 45% अवे है। तो इस वक्त आप क्या फैसला कर सकते हैं कि क्या ये नल हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इतना एविडेंस इकट्ठा नहीं हुआ इसके हक में या इसके खिलाफ। तो वी हैव टू डू अनदर रेप्लिकेशन या अनदर एक्सपेरिमेंट। वी कैन कीप कैरी ऑन के एक्सपेरिमेंट फ्लिपिंग द कॉइन। सेकंड टाइम हम कहेंगे फिर आप फ्लिप कीजिए इस बार, और लेट्स सपोज इस बार फिर टेल आ गई, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी 2 की बजाय 4 हो जाएगी, तो ये 0.25 हो जाएगी। ये बात समझ आई आपको? किसी कॉइन को जब 2 बार फ्लिप करेंगे तो उसकी
प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होके 0.25 हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू इवेंट्स ऑन टू साइड्स। एक मरतबा 0.5 है तो दो मरतबा उसकी रिड्यूस होके 0.25 होगी। तो अब ये 0.25 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी थी। तो नाउ वी कैन डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ नल हाइपोथेसिस और नॉट। क्या हम कह सकते हैं कि पॉइंट नॉर्मल है या ट्रिकी है? अभी नहीं कह सकते, बिकॉज वी हैव नॉट इनफ डेटा। हमारे पास अभी तक काफी डेटा नहीं है। तो एक बार फिर हम रेप्लिकेट करेंगे और लेट्स सपोज तीसरी बार फिर हेड आ जाता है, तो इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी फर्दर रिड्यूस होकर 0.123 हो चुकी है, यानी 0.25 2 से डिवाइड होगा तो ये 0.12 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप चौथी बार अगर इसको फिर फ्लिप करते हैं और एक बार फिर हेड आ जाता है, तो इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी 0.12 से 0.06 हो चुकी है, 0.06। अब ये वो लेवल है, यानी बाई चांस हेड का आना एक बार पॉसिबल है, बाई चांस हेड का 2 बार आना पॉसिबल है, बाई चांस हेड का 3 बार आना थोड़ा सा वियर्ड है, और बाई चांस हेड का 4 बार आना और वियर्ड और यानी अजीब है, और पांचवी या चौथी बार भी हेड ही का आना स्ट्रेट अवे इन टैंडम, दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज या क्वाइट जो है क्या कहते हैं यूनिक। सही। तो आप अभी भी आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू है, गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू 0.05 के करीब, अभी आप जो है अभी आप एज ए रिसर्चर सोच सकते हैं कि क्या करें। अगर अभी भी हम जो है कहेंगे कि पांचवी बार एक बार फिर आप इसको फ्लिप कीजिए, तो 5 टाइम अगर फ्लिप किया और फिर हेड आ गया तो इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 हो चुकी है। दिस इज 0.03। जब 0.03 यानी लेस देन 0.05, ऐसे ही है ना, 0.03 इज लेस देन 0.05, तो आप जो है यहाँ पर एक स्टार मिला देंगे, यानी एज ए रिसर्चर यू कैन से दैट I have got enough evidence against null hypothesis. It is not possible that by chance all the time head is coming straight away. So you have to reject null hypothesis and you have to say the alternative hypothesis is correct, that this point is tricky, might be possessed at on both sides. That's why instead flipping it came head. ये बात समझिए आप? यानी ये है p value. This is p value. This is called as p वैल्यू। तो क्या है कि p वैल्यू एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है जिस पे आप इसके बारे में डिसाइड करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन p वैल्यू। यूजुअली हम p वैल्यू क्या लेते हैं 0.05, क्या लेते हैं या 5%। ठीक है, और अगर कोई इवेंट 0.05 से कम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम हो जाए तो उसे हम क्या टर्म देते हैं स्टैटिस्टिकली, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? सिग्निफिकेंट इवेंट। व्हाट इज दैट? सिग्निफिकेंट इवेंट। सिग्निफिकेंट एक बहुत जो है हैवी ड्यूटी वर्ड है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, इंतहाई गैर मामूली बात है, इंतहाई अहम बात है। इट कैन नॉट बी डिनाइड। सर्टेन इवेंट इज हैपनिंग constantly on this level, that is why it is cannot be denied। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको फर्दर छठी बार फिर फ्लिप करें पॉइंट को और एक बार फिर ऐड आ जाए फिर, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट कितनी हो चुकी है 0.015, है ना। और अगर सातवीं बार आप फिर इसको करें तो आप कितनी हो जाएगी 0.007, ऐसे ही है ना। जितना आप इसको यानी फिल्टर करते जाएंगे, स्क्रीन डाउन करते जाएंगे, उतना ही आप इसके खिलाफ या इसके बारे में मजीद असर्टन होते जाएंगे। ऐसे ही है, यानी जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट की रेप्लिकेशंस को बढ़ाते जाएंगे, एविडेंस आपका बढ़ता जाएगा, आप नल हाइपोथेसिस के बारे में उतना ही श्योर होते जाएंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ अबाउट p वैल्यू नाउ। अब p वैल्यू क्लियर हो गया आपको, इसी को अल्फा लेवल कहते हैं। और आमतौर पे 0.01 को डबल स्टार, इसको कहते हैं हाईली सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाईली सिग्निफिकेंट। ये लफ्ज है S और ये है HS, यानी ये हाईली सिग्निफिकेंट हो जाएगा 0.01। अगर ये 0.01 से भी कम कोई इवेंट आ रहा है तो इट मींस दैट इट इज हाईली सिग्निफिकेंट, राइट। तो कभी कभार आपको अल्फा लेवल क्वेश्चंस में दिया जाता है या
टेस्ट में बताया जाता है कि भाई आप इस अल्फा लेवल में ये टेस्ट लगाएंगे, और अगर जब नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट आप 0.05 लगा दें, ठीक है। तो SPSS में बाय डिफॉल्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड अल्फा सेट है, और वो क्या है 0.05 जो गोल्ड स्टैंडर्ड अल्फा है वो बाय डिफॉल्ट SPSS में सेट है सारे टेस्ट में। और अगर आप उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, आप उसको मजीद जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं। जी सर, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर हम नल हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस को उस सूरत में कि अगर हम जो है इसके खिलाफ, और जब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है यानी रैंडम आ रही है, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.05 से ऊपर की आ रही है, तो फिर हम एक और कोई और टाइप का टेस्ट लगाएंगे, कोई और जो है क्या कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर अपनाएंगे, ताकि हम ये जान पाए कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या रिजेक्ट है। आमतौर पे हम इसकी तरफ जाते नहीं हैं, अल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ इसी को डिसाइड कर रहे होते हैं, यानी हमारा जो टेस्ट हाइपोथेसिस होता है वो सिर्फ नल हाइपोथेसिस होता है। इसी के बारे में आपने फैसला करना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। अगर तो ये दुरुस्त है तो आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे, दुरुस्त है अगर तो आप इसको कहेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर ये रिजेक्ट होगा तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 दफा कोई को फिक्स करें 50 आ रहा है, 50 का पैस जाता है 50, तो ये तो रैंडम हो गया, तो यहाँ पर रैंडम हो गया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको इतनी बार रेप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 टाइम रेप्लिकेट ही करेंगे आप, यानी आपको सिर्फ 7 या 8 बार में इतना डाटा मिल जाएगा इसके बारे में कि आप इसका फैसला कर लेंगे कि ये कॉइन जो है वो नॉर्मल है, रैंडम यानी रैंडम ऑब्जर्वेशन आ रही है, कभी हेड आ रही है, कभी टेल आ रही है, कभी हेड आ रही है, कभी टेल आ रही है, तो फिर उस सूरत में जो है आप कहेंगे कि ये कॉइन जो है वो नॉर्मल कॉइन है, राइट। और अगर आपने उस सूरत में उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी रैंडम आ रही थी मतलब फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने कौन सा एरर कमिट किया, टाइप 1 एरर, जिसको हम कहते हैं अल्फा एरर, सही। तो बस आपका सिर्फ फोकस जो है वो ये वाला है, यानी नल हाइपोथेसिस के बारे में आपने डिसाइड करना है, ये खुद तो खुद जो है उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि अल्टरनेटिव प्रूफ चेंज करना है या रिजेक्ट करना है। गॉट इट। तो फॉर एग्जाम्पल आज हम अभी जो करने जा रहे हैं वो है काई स्क्वायर, ठीक है। इसका स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है कैलकुलेट CV कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, CV कैसे कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, या इसका एक और नाम है उसे हम कहते हैं काई स्क्वायर टैब, काई स्क्वायर टेबुलेटेड, टैब का मतलब है टेबुलेटेड, टेबुलेशन टेबल से। काई स्क्वायर की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप अभी नेट आपके पास ऑन है तो गूगल कीजिए और वहाँ पे लिखिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट या काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आप अपने पास स्प्रेडशीट ओपन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे पढ़ते हैं। काई स्क्वायर टैब या कैलकुलेट क्रिटिकल वैल्यू, ये क्या है, ये एक और एस्टिमेट है जिसकी बुनियाद पर आप नल हाइपोथेसिस के बारे में फैसला करते हैं। दिस इज अनदर एस्टिमेट अबाउट व्हिच यू कैन डिसाइड द फेट ऑफ नल हाइपोथेसिस। एज आई हैव मेंशन्ड, काई स्क्वायर जो है वो क्या है, वन टेल टेस्ट, क्या है वन टेल टेस्ट, यानी वैल्यू जो है वो इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट साइड। यहाँ पे दो टर्म्स आमतौर पर इस्तेमाल होती है, ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द बेल, इसको कहते हैं कर्टोसिस, क्या कहते हैं कर्टोसिस, और इस स्प्रेड को यानी ये इसको कहते हैं स्क्यूनेस, क्या कहते हैं स्क्यूनेस, फैलाव, स्प्रेड। तो जितना स्क्यूनेस ज्यादा होगा उतना कर्टोसिस क्या होगा, कम होगा, जितनी स्क्यूनेस कम होगी उतना कर्टोसिस ज्यादा होगा, यानी ये दोनों जगह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब आपने क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपका नल हाइपोथेसिस का एक बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू या काई स्क्वायर टेबुलेशन। उस वैल्यू को हमने कहाँ से निकालना है, उस टेबल से जो भी मैंने आपसे कहा कि गूगल करके निकालें। आप लिखिए काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल,
तो वो आप डाउनलोड कर लें, वो PDF में मौजूद है, वो दिखा दें।